A very good morning to you all. Myself, JVN Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. Today, I will continue my rheumatoid arthritis series. This is the third and the last lecture of this series. In this lecture, we will discuss about the diagnosis, differential diagnosis, the investigations, and the management of cases of rheumatoid arthritis. In the previous lecture, we have learned about the definition of rheumatoid arthritis, what is the etiology, the pathogenesis that is involved, क्या-क्या changes joints के अंदर आते हैं, वो सब चीजें हमने समझी हैं. We have understood the clinical features of rheumatoid arthritis, क्या-क्या clinical features लेके patient हमारे पास में आता है, जिसमें हमने articular features manifestations को भी समझा है और extra articular manifestations को भी समझा है. We have also learned the associated features. We have also learned the deformities that we commonly encounter in the cases of rheumatoid arthritis disease. तो ये सब चीजें हम अभी तक समझ चुके हैं rheumatoid arthritis के बारे में. In this lecture, we will first of all we will compare osteoarthritis and rheumatoid arthritis ताकि एक बार वापस से हम उन चीजों को recall कर सकें. And then we will start with the diagnosis. क्या-क्या investigations की जरूरत होती है, क्या-क्या चीजें हम करा सकते हैं. Although मैक्सिमम चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि rheumatoid R फैक्टर के बारे में हमने बात किया, एंटीसीसीपी एंटीबॉडीज के बारे में हमने बात किया, बट एक प्रॉपर वे में हम वापस से यहाँ पे डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस को डिस्कस करेंगे और उसका मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द होम्योपैथिक मैनेजमेंट को हम यहाँ पे उसको डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द rheumatoid arthritis पार्ट 3. What is the difference between osteoarthritis and rheumatoid arthritis? Time to time, I have discussed the difference everywhere. जहाँ भी उसका reference आया है, कोशिश मैंने करी है अब तक के पिछले 2 lectures में कि मैं rheumatoid arthritis और osteoarthritis के differences को साथ-साथ आपसे share करता चलूँ. यहाँ पे एक बार फिर से हम इसे share कर लेते हैं. तो जो symptoms की अगर हम बात करते हैं, ठीक है? तो symptoms osteoarthritis में हम जानते हैं कि larger joints को affect करता है, धीरे-धीरे complaints develop होती है. इसके साथ में few joints involved होते हैं और जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है वो लेस देन हाफ एन आवर की यहाँ पे रहती है. स्वेलिंग होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, बहुत माइल्ड स्वेलिंग होती है जॉइंट्स के अंदर, जबकि यही चीजें अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बात करते हैं तो बायलैटरली सिमेट्रिकल जॉइंट्स होते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज में होती है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस अर्ली एज यंग एज में स्टार्ट हो जाते हैं. मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं. स्मॉलर जॉइंट से रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्टार्ट होता है यूजुअली. छोटे जॉइंट से शुरू हो रहा है, बायलैटरली सिमेट्रिकल जॉइंट्स हैं. मॉर्निंग स्टिफनेस इज ग्रेटर देन 1 आवर. Widespread involvement होता है joints का. There is great swelling in the joints. Osteoarthritis में we have only seen articular changes. There were no extra articular changes of any kind. ना तो extra articular ना तो systemic symptoms हमें वहाँ पे देखने को मिले. जबकि rheumatoid arthritis में हमें extra articular manifestations भी मिले, associated manifestations भी मिले. हमने different organs पे देखा, हमने स्किन को देखा, हमने हार्ट को देखा, हमने लंग्स को देखा. तो मल्टीपल जगह पे हमने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखे. तो हमने मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व होते हुए देखा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पेशली उसको सिस्टेमिक डिजीज बोला गया. ठीक है. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में देयर इज नो सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स, इट इज डायरेक्टली ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिस. ना वहाँ पे कोई रैश होगा, ना फीवर होगा, ना सिस्टेमिक साइंस होंगे, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज है. पेन कॉजेज द सिम्टम्स. जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं पेन की वजह से हो रहे हैं. और ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, वहाँ पे न्यू बोन फॉर्मेशन हमने देखा था, इसके वजह से वहाँ पे हमें ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन देखने को मिला. ठीक है. नाउ सिस्टेमिक इलनेस, यहाँ पर क्या होगी हमारे पास में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हमें फीवर भी देखने को मिलेगा. सिस्टेमिक इलनेसेस आपको देखने को मिलेगी. फीवर होगा, वेट लॉस होगा, देयर विल बी मसल एट्रोफी, देयर विल बी इंटरनल ऑर्गन प्रॉब्लम्स इन 25% ऑफ द केसेस. ठीक है. इसमें आपको आई केराटोमेलेशियस, केराटोकंजंक्टिवाइटिस सिक्का हमने देखा था, ड्राई आई, ड्राई माउथ हमने देखा था, जो यहाँ पे डेवलप होता है. स्किन में रैशेस होंगे, नोड्यूल्स होंगे, वेस्कुलाइटिस होगा. इसके साथ में लंग और हार्ट में नोड्स डेवलप होने लग जाएंगे. What is the criteria for diagnosis of rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis को डायग्नोस करना इतना सिंपल भी नहीं है जितना सिंपल हम लोगों ने स्पीड की बेसिस से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ rheumatoid arthritis को पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि बहुत सिंपल है, कोई भी पेशेंट हमारे पास में आएगा, हम 2 मिनट में डायग्नोस कर देंगे कि ये पेशेंट rheumatoid arthritis का है. लेकिन ऐसा नहीं होता है. Diagnosis of rheumatoid arthritis is very difficult when you have the knowledge of so many diseases in your brain, in your mind. तो इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? इसका डायग्नोसिस हम 4 या 4 से ज़्यादा चीज़ें जब मौजूद हो उसके बेसिस पे कर सकते हैं.
The diagnosis of RA is made with 4 or more of the following: morning stiffness greater than 1 hour, arthritis of 3 or more joint, 1 घंटे से ज्यादा की मॉर्निंग स्टिफनेस हो, 3 से ज्यादा जॉइंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव इसमें हो, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव हो या एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी पॉजिटिव, रेडियोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिले यहाँ पे। ठीक है, हमने देखा है सब फिक्सेशंस यहाँ पे देखने को मिला है, बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटीज जॉइंट में देखने को मिली है। आर्थराइटिस ऑफ द हैंड जॉइंट, तो स्टार्टिंग यहाँ पे हमने पढ़ा है कि आर्थराइटिस ऑफ द हैंड जॉइंट से होता है, इंटरफेरेंशियल जॉइंट से होता है, रिस्ट जॉइंट से होता है। इसके अलावा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर। वी ऑल नो दैट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो भी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होगा वो बायलेटरली सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है। ड्यूरेशन ऑफ ग्रेटर देन 6 वीक्स, ये क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज 6 वीक के बाद में ही हम लोग डायग्नोस करते हैं in order to prevent the false diagnosis of viral arthritis as rheumatoid arthritis। तो इसलिए हम 6 हफ्ते होने के बाद में ही इसका डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। एंड rheumatoid nodules यहाँ पे देखने को मिलेंगे, subcutaneous nodules, rheumatoid nodules। तो rheumatoid nodules आपका स्किन में, लंग्स में, हार्ट में कहीं भी हो सकता है। तो ये सारा क्राइटेरिया है इसको डायग्नोस करने का। नाउ द डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल क्राइटेरिया। तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज नॉट वेरी सिंपल टू डायग्नोस रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है, क्लिनिकल बेसिस पे हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं और किसी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे ये नहीं कह सकते कि ये पेशेंट, पर्टिकुलर पेशेंट हमारे पास में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आया है। देयर इज swollen एंड टेंडर जॉइंट्स, इसके जो जॉइंट्स होते हैं बहुत ज्यादा swollen होते हैं, टेंडर पेनफुल टू टच होते हैं इन द अपर लिम्स। मोस्टली हैंड से शुरू होता है ना, हैंड्स में होता है, एंड नीज भी हो सकते हैं, रिस्ट जॉइंट भी इसका अफेक्टेड होता है। विद कंबाइनिंग विद द ईएसआर, इसमें ईएसआर इसकी रेज्ड होती है क्योंकि इंफ्लेमेटरी साइन है, इंफ्लेमेटरी चेंजेस हैं, इस वजह से यहाँ पे ईएसआर बढ़ जाएगा। एंड द पेशेंट असेसमेंट ऑफ जनरल हेल्थ और द विजुअल एनालॉग स्कोर। विजुअल एनालॉग स्कोर क्या होता है, जिसमें हम देखकर पेशेंट की कंडीशन को पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में हमें नहीं जाना क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें इसका नाम पता है कि विजुअल एनालॉग स्कोर के स्केल के बेसिस पे हम उसकी जनरल कंडीशन को असेस करते हैं और उस बेसिस पे हम आइडिया लगाते हैं कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह से जा रही है। द हायर द वैल्यू, विजुअल एनालॉग स्कोर का जितना हायर वैल्यू होगा उतनी ही उसकी डिजीज एक्टिविटी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उतनी ही ज्यादा सीवियर होती जाएगी। ना इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग, आप क्या क्या चीजों का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो और मॉनिटरिंग किस तरह से रखी जाती है, आप किस तरह से आपकी डिजीज प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करते हो, उसके लिए आप क्या क्या चीजें कराते हो, इन चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। डायग्नोसिस करने के लिए आप क्लिनिकल क्राइटेरिया आपका होता है, हमने देख लिया, अभी डिस्कस कर लिया क्या क्या क्लिनिकल क्राइटेरिया में होता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं, बट हमें इतना अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो काफी है। एक्यूट फेज रेस्पॉन्स, एक्यूट फेज रेस्पॉन्स कैसा होता है पेशेंट का, सीरोलॉजिकल टेस्ट आप जिसमें कि आपने ईएसआर देखा, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज आपने देखी, आरए फैक्टर देखा, आरए फैक्टर वो सब सीरोलॉजिकल टेस्ट में आते हैं। और एक्सरेज, एक्सरेज जिसमें कि आपको जो भी डिफॉर्मिटीज हैं वो एक्सरेज में आसानी से देखने को मिल जाती है। तो इन सब चीजों के बेसिस पे आप डायग्नोसिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके बेसिस पे क्लिनिकल क्राइटेरिया, एक्यूट फेज रेस्पॉन्स के बेसिस पे, सीरोलॉजिकल टेस्ट के बेसिस पे और एक्सरेज के बेसिस पे। एक्यूट फेज रेस्पॉन्स, जब डिजीज की एक्यूट फेज होगी तो उसका रेस्पॉन्स आपका किस तरह से करना है। टू मॉनिटर द डिजीज एक्टिविटी एंड ड्रग एफिकेसी, ये चेक करने के लिए कि डिजीज किस तरफ जा रही है। पेशेंट आपके पास में ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो हमें जब असेस करना होता है कि हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही भी है या नहीं है, और ड्रग जो आप उसे मेडिसिन दे रहे हैं उसकी एफिकेसी कितनी है, वो कितना काम कर रही है, कितना नहीं कर रही है, उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी होती है। इसमें पेन, ठीक है, पेन को हम पूछते हैं, विजुअल देखकर देखते हैं और एनालॉग स्केल, दो तरह से हम उसे मेजर करते हैं। तो सिर्फ नाम ध्यान रखें, जैसे इसके प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम आप थोड़ा बहुत इसका ध्यान रखें कि विजुअल एंड एनालॉग स्कोर के बेसिस पे हम लोग इसके पेन को असेस करते हैं। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, आप सभी जानते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर 1 घंटे से ज्यादा की मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है। जॉइंट टेंडरनेस, यहाँ पे जो जॉइंट होंगे टेंडर होंगे, दे विल बी पेनफुल टू टच। जॉइंट स्वेलिंग, यहाँ पे बहुत ज्यादा जॉइंट स्वेलिंग होगी बिकॉज ऑफ द फ्यूजन, है ना। डार्क स्कोर, डिजीज एक्टिविटी स्कोर 28, ठीक है, इसका भी सब नाम ही ध्यान रखें। एपीआर एक्यूट फेज रिएक्टेंट, है ना, इस तरह से एक्यूट फेज जो है रिएक्टेंट होता है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। ये जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, कई तरह के रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि एक्यूट फेज में होते हैं हमारे पास में, तो इन चीज़ों को, इनका सिर्फ नाम ही, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग में हमारे यूजुअली इतना काम आते हैं। तो मैक्सिमम जो डायग्नोसिस होते हैं हमारे पास में वो या तो हम एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी से या रूमेटॉइड फैक्टर से और साथ में क्लिनिकल कोरिलेशन के लिए एक्सरे से कर देते हैं। तो यूजुअली डार्क स्कोर, 28 स्कोर और एपीआर जो होता है ये बहुत कम आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं। टू मॉनिटर द डिजीज डैमेज,
आप जब प्रोसेस डिजीज प्रोसेस के दौरान आप ये चेक करना चाहते हैं कि कितना आपका डैमेज हुआ है डिजीज की वजह से आपकी जॉइंट में, उसको असेस करने के लिए आप फंक्शनल असेसमेंट करा सकते हैं। तो पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आप कितना काम पहले कर पा रहे थे, आप कितना कर पा रहे हैं, या फिर आप उसको एक्सरे करा सकते हैं जॉइंट का। तो एक्सरे कराने से आपको चेंजेस दिख जाएंगे जो भी, ऑल्दो इसमें जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं, जॉइंट को बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं, तो रिकवरी नहीं हो पाती है। पेशेंट वापस से उसके हाथ जो टेढ़े हो गए वो सीधे नहीं हो सकते, लेकिन और ज़्यादा तो उसमें डेविएशन नहीं आ रहा, इसे आप एनालिसिस कर सकते हैं एक्सरे से। टू मॉनिटर द ड्रग सेफ्टी, अगर आप जो ड्रग दे रहे हैं, ये मोस्टली इन केसेस में होता है जहाँ मॉडर्न मेडिसिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह देते हैं, तो उस केसेस में डीएमए आरडीएस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये सब चीज़ें इसमें दिया जाता है। तो उसके लिए आप वो सेफ है या नहीं है इंडिविजुअल के लिए, उसको चेक करने के लिए आप यूरिन एनालिसिस कराते हैं, रूटीन यूरिन कराते हैं, चेक करते हैं कि भाई और भी नॉर्मल यूरिन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं कि ये मेडिसिन सेफ तो है आपके लिए, किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें। बायोकेमिस्ट्री आप करा के देखते हैं बॉडी में, और हेमेटोलॉजिकल असेसमेंट आप करा के देखते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि जो भी ड्रग दी जा रही है वो आपकी बॉडी में किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन, बहुत बेसिक बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे। पीएसआर और सीआरपी यूजुअली रेज रहता है, सी रिएक्टर प्रोटीन बढ़ा हुआ रहता है, पीएसआर क्योंकि दोनों इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्यूट फेज रेस्पॉन्स के अंदर दोनों चीजें बढ़ी हुई मिलेगी आपको, बट मे नॉट बी इन द पेशेंट विद आइसोलेटेड स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस। अगर सिंगल जॉइंट आर्थराइटिस है उसमें जरूरी नहीं है बढ़ा हुआ है, लेकिन जब जनरलाइज्ड आर्थराइटिस हो जाता है, मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस केस के अंदर आपको ईएसआर और सीआरपी बढ़ा हुआ मिलता है। लिमिटेड फैक्टर इज नॉन स्पेसिफिक, है ना। नॉन स्पेसिफिक क्यों बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि हर केस में आपको बढ़ावा मिले। ऑलमोस्ट 10% केसेस के अंदर ये इसकी वैल्यूज लो देखने को मिली है। तो रिमेटेड फैक्टर, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि रिमेटेड फैक्टर करा लो, रिमेटेड फैक्टर करा लो, लेकिन वो सब में इफेक्टिव नहीं है। इसके लिए आपको एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज को रिमेटेड फैक्टर से ज्यादा इफेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, लेकिन हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है, पेशेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें वो डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा टेस्ट कराना है जिससे हमें पेशेंट को आराम भी मिल जाए और उसकी जेब पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं है। प्लेन एक्सरेज ऑफ द हैंड्स, रिस्ट एंड फीट आर यूजुअली यूजफुल। तो जो प्लेन एक्सरेज होते हैं हैंड के, रिस्ट के, फीट के जो भी जॉइंट्स इंवॉल्व हैं उनका एक्सरे आप करा के देख सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी आपको देखने को मिल सकता है अर्ली स्टेजेस में, हम पढ़ चुके हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस के अंदर जिसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स हमने पढ़ा था। अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई आर मोर सेंसिटिव देन एक्स-रेज। तो अगर हमें जॉइंट का इरोजन चेक करना है तो आप अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, उसकी एमआरआई भी करा सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं कि जॉइंट में कितना डैमेज यहाँ पर हो रहा है। In the patient with a Baker's cyst, Doppler ultrasound and algorithm may be required to establish the diagnosis. तो बेकर सिस्ट जहाँ पर होगा वहाँ पे डॉपलर अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं और एल्गोरिथम भी देख सकते हैं। एल्गोरिथम मतलब क्या उसमें प्रोसेस होता है, may be required to establish the diagnosis। इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएट कैसे करेंगे, जब भी पेशेंट हमारे पास में आएगा तो हम उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, हम उससे हिस्ट्री लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखते हैं पेशेंट का, पूछते हैं आपको कब तकलीफ कब से हो रही है, कितने दिन हो गए आपको तकलीफ होते हुए, और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम जॉइंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे। ठीक है, उससे हम उसका मूवमेंट करा के देखेंगे, एक्टिव मूवमेंट करा के देखेंगे, पैसिव मूवमेंट करा के देखेंगे। इन सब चीज़ों से हमें पता चलेगा कि भाई जॉइंट रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कितनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी आ रही है चीज़ में। इन सब चीज़ों को असेस करने की कोशिश करेंगे विद केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द जॉइंट। Rheumatoid factor हम देखेंगे, it is present in greater than 66% of the patient. Its presence correlate with the severity of the disease। मतलब अगर माइल्ड डिजीज है, सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो rheumatoid factor का लेवल कम होगा। मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व है, बहुत सीवियरिटी है डिजीज की, तो rheumatoid factor का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। नोड्यूल्स एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स के साथ में ज्यादा हो जाएगा। एंटीबॉडीज टू सिट्रुलिन्स, साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन, जो एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज होती है वो पॉजिटिव होती है और वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसको अगर आप चेक करना चाहो तो वो ज्यादा अच्छे से आपके रिजल्ट को बता पाते हैं, है ना। साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन, एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज, ठीक है, दे हैव हायर स्पेसिफिसिटी देन रूमेटॉइड फैक्टर। तो अगर पेशेंट पे कर सकता है, आपको डाउट है सिंगल जॉइंट इफेक्ट है, तो एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज आप करा के देखिए। Tendency for developing bone erosion is present in commonly the patient with aggressive disease। अगर aggressive disease हो रही है, disease तेजी से आगे बढ़ रही है, तो उस केस में आपको क्या कराना होता है, उस केस में आपको जब आप टेस्ट कराते हो, एक्सरेज कराते हो, तो आपको बोनी इरोजन्स भी आप साथ में देखने को मिलते हैं। प्लेन एक्सरेज आपने कराया, बोनी इरोजन्स आपको देखने को मिलेंगे। रेडियोग्राफ में जस्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया आपको देखने को मिलेगा, जॉइंट स्पेस नैरोइंग आपको देखने को मिलती है, मार्जिनल इरोजन। से तीन चीजें आपको कॉमनली देखने को मिलती है, जस्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया,
जॉइंट स्पेस नैरोइंग एंड मार्जिनल इरोशंस। तो ये सारा इसका इवैल्यूएशन में आता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। अब ये जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है कुछ क्लिनिकल कंडीशन से रिसेंबल करती है, जिसमें गाउट होता है। गाउट हम अभी थोड़े टाइम में पढ़ेंगे। एसएलई सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, ठीक है। सोरियाटिक आर्थराइटिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको डर्मेटोलॉजी में सोरियासिस कराया था, उसके साथ मैंने आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस भी कराया था। इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, इसकी हिस्ट्री एक्यूट होगी और लेस देन 6 वीक्स की होगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने अभी रिसेंटली किया है, इस लेक्चर में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया। सार्कोइड हम बाद में देखेंगे। तो ये सारे के सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके हो जाते हैं। इसमें कुछ चीजें हो गई है, कुछ होनी बाकी है। तो एक बार जैसे ही हो जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस से मैं मानता हूँ बहुत आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस भी मैं करा चुका हूँ, तो उससे भी आपको डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इन्फेक्शियस आर्थराइटिस में हिस्ट्री आप देख रहे हैं, 6 वीक्स एक्यूट डिजीज होगी। नाउ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जैसे हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा था, सेम उसी तरह का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलता है। पहले आप डिजीज को डायग्नोज करते हैं और उसके बाद में पेशेंट को समझाते हैं कि भाई ये किस वजह से हो रहा है, क्या है। ये ऑटोइम्यून डिजीज है, तो पेशेंट को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये बहुत तेजी से प्रोग्रेस करती है, इसके वजह से जॉइंट डिफॉर्मिटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी, पेशेंट एकदम डिसेबल्ड हो जाएगा। ये चीजें हमें पहले से ही पेशेंट को समझानी होगी, ठीक है। और उसके साथ में कुछ मेजर्स करने होते हैं। मेजर्स में क्या, पेशेंट को डिजीज के बारे में एजुकेट करना होता है, जॉइंट का प्रोटेक्शन करना होता है, ठीक है। फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी हमें उसे बतानी होती है। अगर उसका जॉब उससे रिलेटेड है तो हमें बोलना होता है उसे स्विच करने। असिस्टेड डिवाइसेस हमें देनी होती है जिसके वजह से डिफॉर्मिटी कम हो सके, जैसे कि आप केन छड़ी दे देते हैं पेशेंट को, ठीक है, ब्रेसेस आप लगा सकते हैं। मेडिकेटिव थेरेपीज में क्या होता है, ये तो थी सारी की सारी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी पढ़ा था। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जिसमें आप मेडिसिन देके करते हो। यहाँ पे आप एस्पिरिन देते हो या NSAIDs देते हो, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेन एंड इन्फ्लेमेशन। इंट्रा आर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के इंजेक्शंस आप लगवाते हैं पेशेंट के, ताकि वो स्वेलिंग को कम किया जा सके। सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंटरनली भी आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन, पेन और इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। DMARDs आप देते हैं, ठीक है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटीरियोमेटिक ड्रग्स दी जाती है, जिसकी वजह से जो रिमेटॉइड फैक्टर है उसका इफेक्ट कम हो सके, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रहे हैं बी सेल्स, वो उसके लिए कमी आ सके, इसके वजह से बॉडी का इफेक्ट कम हो सके। जो एंटी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से आपकी एंटीबॉडीज बन रही हैं, आपके सेल्स खुद को खत्म कर रहे हैं, तो वो चीज कम हो सके। एग्जाम्पल मेथोट्रेक्सेट एंड सल्फासेलेसिन, ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को लोअर करते हैं, जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो एंटीबॉडीज बन रही है उसके इफेक्ट में कमी आ सके। लेकिन इसके वजह से इसका साइड इफेक्ट भी होता है कि बॉडी बिकम ससेप्टेबल टू डिफरेंट अदर काइंड ऑफ डिजीजेस। अब जो फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद भी जिन लोगों को आराम नहीं मिल पाता, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर डिसेबिलिटी हो जाती है, पेशेंट अपना काम नहीं कर पाता, उस केस में फिर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, जब सारे रास्ते बंद हो गए, देन वी हैव टू गो फॉर सर्जरी, ठीक है। इन द सीवियर फंक्शनल इम्पेयरमेंट ड्यू टू डिफॉर्मिटी, उस केस में आपको फिर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट, है ना, कहाँ पर है, कैसा है, अलग अलग सर्जरी होती है। तो वो हमें नहीं ध्यान देना कौन कौन सी होती है, बट हमें इतना ध्यान रखना है कि जब सब चीज़ बंद हो जाती है, किसी तरह से आराम नहीं मिल पाता, देन वी हैव टू गो फॉर सर्जरी। Now, homeopathic treatment. There are various homeopathic medicines that are available in the cases of rheumatoid arthritis. जैसे मैंने osteoarthritis में भी आपको बताया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है ना, होलिस्टिक वे में मेडिसिन दी जाती है सारे सिम्टम्स को ध्यान रख के, और उसके थ्रू हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालते हैं बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक हिस्ट्री। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन हम यहाँ पे जनरल मेडिसिन डिस्कस करेंगे। आर्निका, सबसे पहले आर्निका होती है, दैट इज यूजफुल फॉर क्रॉनिक आर्थराइटिस, फीलिंग ऑफ bruising and soreness, है ना। ये आप लोगों को पता है इंजरी के बाद में है सोर पेन, bruised फीलिंग होती है यहाँ पे, ऐसे पेनफुल पार्ट वाज फ्रॉम बीइंग टच्ड और मूव्ड, उसे ऐसा लगता है कि जैसे आके टकरा जाएगा किसी से। ऑरम मेटालिकी यूजुअली उन केसेस में हम लोग सोचते हैं जिसमें पेशेंट एकदम होपलेस हो जाता है ना, उसको बिल्कुल उसमें जीने की इच्छा खत्म हो जाती है कि भाई मेरे को इतनी ज़्यादा तकलीफ है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे नहीं जीना चाहिए। ऐसे होपलेस केसेस में पेशेंट को ऑरम मेटालिका बहुत अच्छा रिलीफ देती है, नॉट इवन फिजिकली बट मेंटली एज वेल, ठीक है। टेंडेंसी टू फील डिप्रेस्ड फ्रॉम द जॉइंट कंप्रेशन। बेलेडोना में हम जानते हैं इन्फ्लेमेशन, ग्रेट एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन को कम करने का ये करती है। So there are shooting pain in the limbs, pain that comes suddenly and goes suddenly.
जो उनके swollen red shiny hot streaks of radiating belladonna का बहुत अच्छा रोल देखा गया है rheumatoid arthritis के केसेस में, स्पेशली एक्यूट अटैक के केस में। टॉटरिंग गेट हो जाती है, शिफ्टिंग rheumatic pains यहाँ पे होते हैं। Calcarea carb. Calcarea carb is also a very good medicine जहाँ पे deformities होते हैं, deep acute arthritis होते हैं involving wound formation around the joints, inflammation and soreness worse from cold and damp. Causticum ये हम लोगों ने osteoarthritis में भी डिस्कस किया था, when the deformities develop in the joints with tendon problem, muscle weakness and contractures. Calcarea flow यहाँ पे hard nodocytes बन जाते हैं, nodes formation होता है, उसको कम करने के लिए calcarea flow होती है। Arthritic pain worse by first motion and better by constant motion. Joint become enlarged and hard, nodes and deformities develop. तो nodocytes के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है calcarea। कल का हमारा when the arthritis flares up during the cold damp weather, जब भी cold damp weather होता है, patient बोलता है मेरा दर्द बढ़ जाता है, you have to think of कल का हमारा person get children with Calibicrom. Calibicrom is also very good medicine, arthritic pain alternating with asthma और stomach symptoms. यहाँ पेशेंट हमें आके बोलता है कि मैं कुछ कभी तो हमें जॉइंट कंप्लेंट्स होती है, जॉइंट कंप्लेंट्स ठीक होती है तो मुझे अस्थमा हो जाता है, अस्थमा ठीक होता है तो जॉइंट कंप्लेंट्स हो जाती है या स्टमक कंप्लेंट हो जाती है। पेन सडनली कम्स एंड गोस सडनली और शिफ्टिंग अराउंड। कैलिका में क्या होता है? Arthritis with great stiffness and stitching pain. Worse in the early morning. Callicab में भी around 2 to 3 a.m. 3 a.m. के around pain होता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा सुबह बहुत ज़्यादा अकड़न होती है, स्टिफनेस आ जाती है। And worse from cold and dampness. कैल्मिया रेटिफोलिया, कैल्मिया का पेन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, रीडम पाल में ऑपोजिट चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ। कैल्मिया रेटिफोलिया इज यूजफुल इन इंटेंस आर्थराइटिक पेन दैट फ्लेयर्स अप सडनली, जो एकदम से तेजी से बढ़ जाता है। The problem start in the higher joint and extend to the lower, ऊपर से नीचे, लीडर नीचे से ऊपर। Pulsatilla when the rheumatoid arthritis pain is changeable in quality, इसमें जो पेन्स होते हैं वो changeable होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, and flares up move from one place to another. And we have rhododendron. Rhododendron क्या होता है? The strongly indicated of the swelling and soreness flares up before the storm. यहाँ पे क्या होता है, जो swelling और soreness होती है ये storm से पहले बहुत तेजी से बढ़ जाती है, continuing until the weather changes. जब तक weather change नहीं होता तब तक रहती है। पेशेंट बोलता है बादल आते हैं और मुझे जैसे ही आंधी होती है, तूफान आने वाला होता है, उससे पहले मेरी तकलीफ बढ़ जाती है, और जैसे ही ये सब चला जाता है, बारिश हो जाती है, सब सही हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है, तो मेरी तकलीफ खत्म हो जाती है। फर्स्ट ऑफ अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, वर्स्ट बाय फर्स्ट मोशन, बेटर बाय कांस्टेंट मोशन, ठीक है। रूट प्रेवलेंस में आर्थराइटिस विद अ फीलिंग ऑफ ग्रेट स्टिफनेस, lameness, वर्स्ट फ्रॉम कोल्ड डैम्प वेदर एंड वर्स्ट फ्रॉम एक्सर्शन। इसके अलावा हमारे पास में कई बहुत सारी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि हम दे सकते हैं, सोच सकते हैं, बट सारी यहाँ पे डिस्कस नहीं की जा सकती है। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में दिया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा इन 3 लेक्चर्स के अंदर, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ था। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का लेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि आप लोग बुक में से एक बार इन टॉपिक्स को अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। आप बुक देखिए, बुक में से पढ़िए। मैंने आप लोग को जो पीपीटी दी है या आपको वर्ड फाइल बना के भी दूंगा, साथ में अपलोड की हुई है मैंने, तो वो आप देखिएगा, उसके बुक्स के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, कौन कौन सी बुक्स आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसके अंदर, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और चीज़ को, टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। Me, Dr. Ravi Chand, signing off from